कि आप सभी को पता है कि आपका जो अगला पेपर है वो 813 नंबर का पेपर है जिसका नाम है गणित शिक्षण। तो आपको उसके लिए मैं आपका लेकर आया हूँ कि बहुत ही जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो भी एमसीक्यू आते हैं, सारे एमसीक्यू ले आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। तो आपको पास होने की चिंता नहीं करनी है, आपके अच्छे परसेंट बन जाएंगे क्योंकि मुझसे पढ़ोगे आप तो पास करने की गारंटी जो है हमारी होगी। क्या होगी? हमारी होगी। ठीक है। और जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम आपके लिए एमपी टेट के जो हैं वो कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, वो आप जुड़ जाएँ हमसे तो हम आपको बताएँगे अगली क्लास में। 2020 से 2025 के एमसीक्यू जिसमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो ज़रूर देख के जाएँ। और यही प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता ही है। चलो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी अभी जुड़ा हुआ है, इश्यू जुड़ी हुई हैं, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गणित एक भाषा है, परिभाषा दी है। किसने दी है परिभाषा? किसने दी है? गिब्स ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिब्स में। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि याद कैसे रहेगा? तो आपको पता है, जो लोग रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हमारा पता है कि कैसे पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको बताया गणित एक भाषा है, परिभाषा गिब्स ने दी है, तो इसको याद कैसे रहेगा? तो आपको क्या करना है, 2 बार आपको देखनी है हमारी वीडियो और उसके बाद आपको जाना है हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे। उसमें आपको मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं कई बार आपको ये क्विज लगा के जानी है। एक क्विज आपको लगानी है, गणित एक भाषा है, परिभाषा दी है, किसने दी है? गिब्सन ने। आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको मल्टीपल टाइम ये क्विज लगानी है जिससे कि आपको ये रट जाएँगे क्वेश्चन, है ना? हमारा ये मेथड होती है पढ़ाने की कि पहले आपको पढ़ाएँगे उसके बाद आपको क्विज देंगे ताकि आप आसानी से पढ़ पाएँ और याद हो जाएँ आपको चीज़ें। ठीक है? आप बार-बार क्लास देखने में तो आपका टाइम व्यर्थ जाएगा, इसलिए आपके लिए क्या लाए हैं हम? क्विज वाला सिस्टम लाते हैं। ये आज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 35% का भिन्न रूप कैसे लिखेंगे? 35% की जगह आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 35% आए तो सबसे पहले तो इसको बता दे रहा हूँ। 35% में आया तो इसको हम देंगे 100 से भाग। तो 100 से जब हम भाग देंगे तो 5 से आप काट दें, 5 7 35 और 5 से काटा 20 बार, तो 7/20 आ गया। इसकी जगह क्वेश्चन आपसे पूछ ले लो 45, 55, 65, 50, इन सब का अगर फ्रैक्शन पूछ ले तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही ईज़ी में। कैसे करेंगे? आपको मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, ईज़िली आपको 100 से भाग देना है। 45/100 करेंगे तो 5 से काटा, 5 नाम 45, 5 बीजम 100, तो ये आ गया 9/20 आ गया इसका आंसर। 9/20 फ्रैक्शन में इसमें देंगे 5 से, मतलब 100 से भाग, तो 55/100, तो 5 से काटा, 5 11 55, 5 बीसम 100, तो यानी कि 11/20 आ जाता है इसका आंसर फ्रैक्शन में। इसको ऐसे ही 65 को कर देते, 65/100, 5 से काटते, 5 से काटता 13 बार और ये काटता 20 बार। तो यानी कि ओवरऑल आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है कितना? 100 से, और उसको काट देना है जब तक कि वो लास्ट में कट रहा है। जैसे 50 है, तो 50 से आप काट देते कितने को? 100 को काट देते, 5 से काटते, 5 से काटे 10 बार और इससे काटते 20 बार कट जाता। फिर एक 0 से एक 0 कट जाता, 1/2 इसकी फ्रैक्शन आ जाती है किसकी? हमारे 50 की। मैं समझाने चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ 35% तो एक बार पूछा गया था अपने पेपर में, लेकिन अब आपसे कोई भी परसेंटेज पूछ दे तो आप आसानी से बता दोगे। यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्तार्ध का कोण होता है। तो वृत्तार्ध का कोण क्या होता है? वृत्तार्ध को यानी कि वृत्तार्ध पर बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। वृत्तार्ध यानी कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, जो वृत्त है इस पर आधे वृत्त पर बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। ये होता है आधे वृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न 1 4 9 16 डैश का ठीक अगला पद है। ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 का स्क्वायर हो रहा है, डैश 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 डैश। तो यहाँ पे अगले पद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हमारा 25 राइट है। एक पैटर्न और बन सकता है आपकी परीक्षा में, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है और 4 का क्यूब हो रहा है। तो अगला पद क्या आएगा? देखो 1 का क्यूब क्या होता है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 हाथ आएगा क्वेश्चन में, और ये 27 आएगा और ये 64 आएगा। तो अगला आपका 5 का क्यूब होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 55 25 पंचे 125, तो ये आपका अगला आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताते जा रहा हूँ जो आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ठीक है, तो इसका तो आंसर हुआ आपका 25। अगला देखते हैं, पाठ्य योजना की सर्वप्रथम संकल्पना दी किसने दी? हर्बर्ट ने। किसने दी थी?
हर्बर्ट ने दी। किसकी पहली वो संकल्पना, पाठ्य योजना की जो सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी? हर्बर्ट ने दी थी। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है? के अनुसार, गैलीलियो के अनुसार। किसके अनुसार? गैलीलियो के अनुसार। तो आपका बिल्कुल दा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? गैलीलियो के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संख्या में 2 का स्थानीय मान सबसे कम है? स्थानीय मान के यानी कि आपको मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊं, स्थानीय मान यानी कि क्या होता है। जैसे एक संख्या ये है तो इसका स्थानीय मान 1 है। जैसे 1 12 है तो इसमें 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 10। यानी कि उस संख्या के दाहिनी तरफ जितने भी अंक हैं वो हम सारे शून्य काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे कि 1 5 6 7 8, तो इसमें 1 का स्थानीय मान कितना है? तो 1 का स्थानीय मान कितना है? मतलब कि ये दाएं तरफ से कितने दूर है। अब तो ये देखिए ध्यान से कि ये दाएं तरफ है, दाएं तरफ से कितने दूर है? 1 2 3 4। तो जैसे मैं आपसे 2 संख्या पूछूं, 1 5 6 7 8 और यहीं पे पूछ लेता हूं मैं 21 12, ये और 21 12, इसको अपन चेंज कर देते हैं संख्या को, इसको रख देते हैं अपन 7 2 1 5 और 4। तो यहाँ पर दोनों में अपन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस ऐसा क्रिएट करते हैं कि एक इसमें जो 1 का स्थानीय मान है सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम स्थानीय मान मतलब कि सबसे पास कौन है? दाहिने से सबसे पास कौन है? दाहिने से सबसे पास कौन सा वाला 1 है? दाहिने से सबसे पास कौन सा वाला 1 है? ये वाला 1 है दाहिने से सबसे पास, क्योंकि ये 30 नंबर पे आ रहा है। ये कितने नंबर? 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे आ रहा। तो ये जो सबसे कम होगा ये वाला होगा। इसी प्रकार में इसमें देखते हैं कि किसी संख्या में 2 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो दाहिने से सबसे कम यानी कि दाहिने से सबसे करीब। तो दाहिने से सबसे करीब क्या है? 2। 93 72। क्या हो जाएगा? 93 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब जो वीडियो अभी देख रहा है वो सब लाइक जरूर कर दे। लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि देखो आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि वीडियो आगे तक अन्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या होता है, और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, और बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे एमपी जो तैयारी कर रहे हैं अभी किस चीज़ की, एमपी से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट टेट की एग्ज़ाम की, टीचर से रिलेटेड, तो भाई साहब जुड़ जाओ। यहाँ पे कोई फीस नहीं ले जाती आपसे, हमेशा आपके लिए फ्री ही सर्विस अवेलेबल है। फ्री मतलब कोई भी अवेलेबल, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं ली जा रही। हाँ, आप स्वेच्छा से अगर सुपर चैट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर गलत है। जो मैंने आपको मेथड समझाई यहाँ पे ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो 18 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 18 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बताइए? 18 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? देखो, पूरक और समपूरक 2 कोण होते हैं। जब भी आपसे पूरा कोण पूछे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, 90 में से घटा देना है। और जब भी आपसे समपूरक पूछे तो आपको क्या करना है, 180 में से घटा देना है। ठीक है, जब भी आपसे पूरक पूछेगा क्या करेंगे आप, 90 में से घटा देंगे। जब भी आपसे समपूरक पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, पूरक कोण, तो आप 90 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा? बाप, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। 10 डिग्री जो आपका है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा कर दें आप, क्योंकि ये आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो जिनकी तैयारी नहीं है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहती है वीडियो। मूल्यांकन का क्षेत्र है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? सूचना, रुचियाँ, बुद्धि। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी क्षेत्र में जो मूल्यांकन है वो काम आता है। इसके अनुसार पुस्तक का वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार पुस्तक का वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय की कक्षा को सामने प्रस्तुत करता है। बताइए किसके अनुसार है ये बात? मैक्सवेल के अनुसार। किसके अनुसार?
मैक्सवेल इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा दिया गया है? गढ़ सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसके द्वारा दिया गया है? हागवेन। किसके द्वारा दिया गया है? हागवेन के द्वारा दिया गया है कि जो आपका गणित है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1,00,000 में कुल कितने सैकड़े होते हैं? 1,00,000 में कुल कितने सैकड़े होते हैं? तो आप सबसे पहले लाख लिख लें। लाख कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये रहा अपना लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सैकड़े का क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये होता है सैकड़ा, ये होता है इतना सैकड़ा। तो कितने सैकड़े होते हैं बताइए? कितने सैकड़े होते हैं? 1000 या 100? कमेंट बताना है। ये तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट बताना है आपके लिए कि कितने सैकड़े होते हैं। तो इसमें क्या सैकड़े में क्या होता है? इस वाले केस में क्या करना पड़ता है? जब सैकड़े से आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? 100 से भाग देना होता है। क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। 100 से आप भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 1000 सैकड़े हैं। कितने सैकड़े हैं? 1000। तो आपका 1000 करेक्ट है। सैकड़े की जब भी बात आए, आपसे 10 लाख का पूछ लेता क्वेश्चन, 10 लाख में कितने छोटे हैं? 10 लाख में कितने हैं? 10 लाख में कितने हैं? तो आप कैसे लिखते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें सैकड़े कितने हैं? यानी कि 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो कितने हैं? 10,000। ठीक है, तो वहाँ पर 10,000 आंसर आ जाता। आयत में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? सममित यानी कि ये हो गए, सममित यानी कि एक जैसे। सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आपको ये याद रखना है। सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री का एक उदाहरण है? आपके कमेंट देख रहे हैं, आप अपने कमेंट और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको लाइव ही बताने वाले हैं। ठीक है, कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री का एक उदाहरण है? रेडियो तो ऑडियो मतलब श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। टेप रिकॉर्डिंग भी श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। ग्रामोफोन भी श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। जो आपका क्या है? बुलेटिन बोर्ड जो आपका कैसा है? दृश्य सामग्री का उदाहरण है। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? बताइए कौन सी है? निष्पत्ति परीक्षण। कौन सी? निष्पत्ति परीक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिविमीय यानी कि 3D। त्रिविमीय यानी कि 3D। यहाँ पे त्रिविमीय भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन में, या क्वेश्चन पूछा 3D का उदाहरण है। 3D यानी कि 3 दिशा हो। तो आयत तो 2D होता है, वर्ग भी 2D होता है, वृत्त भी 2D होता है, लेकिन जो घन होता है वो 3D होता है। कैसा होता है? 3D होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक और पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। शिक्षक और पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? किसका है ये? डगलस का। किसका है ये कथन? डगलस का है। तो कथन आपको मुख्य रूप से याद रखने, ये भूल जाते हैं बच्चे, मुख्य रूप से याद रखने हैं। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखने हैं आपको कथन, क्योंकि कथन मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं और ये बच्चे गलत करके आते हैं। तो आपको कथन याद रखने हैं। मूल्यांकन की विधि है साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन। तो ये जो तीनों विधि हैं आपकी कैसी हैं? मूल्यांकन की विधि है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासिद्धांत महासिद्धांत के रचनाकार हैं। महासिद्धांत के रचनाकार कौन है? हमारे श्रीमान जी आर्यभट्ट द्वितीय। कौन है? आर्यभट्ट द्वितीय जी आपके जो है महासिद्धांत के रचनाकार हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? आर्यभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा कि वह संख्या जिसमें केवल उस नंबर से भाग जाए, उस नंबर से भाग जाए, सेम नंबर से भाग जाए और 1 से भाग जाए। दोनों चीज़ों से भाग जाए। जैसे 2 है, 2 में किस कौन-कौन सी संख्या से भाग जाता है? सिर्फ 2 से जाता है और 1 से जाता है। ठीक है? तो और 3 में 2 6 में 3 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 1 से भी जाता है और 6 से भी जाता है। तो ये नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे जाना है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल स्वयं से भाग जाए, यानी कि 2 से और 1 से भाग जाए। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि अगर बात करें हम 12, तो ये अभाज्य है कि भाज्य है?
एक बार कमेंट करके जरूर बता दें भाई, लाइव जुड़े हैं आप लोग। तो एक बार आपको ये तो बताना है जो 12 है आपकी भाज्य है या अभाज्य है। 12 नहीं, 12 तो अभी क्वेश्चन में ही लिखा है। आप बताइए 23 का, 23 भाज्य है या अभाज्य है? 23 का बता दीजिए आप, कमेंट बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ आपके पॉइंट। देखो भाई, क्वेश्चन रिलेटेड ही आते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि जो 23 है भाज्य या अभाज्य, कमेंट करके जरूर बताइए आप। 23 कैसी है? अभाज्य संख्या है। 23 अभाज्य संख्या है। 23 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 23 से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है संख्या का, गणना का, स्थान का। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, कैसा? तीनों का। अगला प्रश्न देखते हैं। 4/5 की तुल्य भिन्न है। 4/5 बराबर कितना होता है? जब ऐसी 4/5 की तुल्य भिन्न क्या है? इसमें से 2 से 4/5 की तुल्य भिन्न कितनी है? तो यानी कि क्या कटने के बाद 4/5, जो 5/7 तो 4/5 बन नहीं सकता। इसको काटेंगे आप, 6/8 को काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। 7/9 तो कटेगा ही नहीं। 8/10 को देख लेते हैं। 8 और 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ये 4/5 बन रहा। तो किसके बराबर है? 8/10 के बराबर है आपका 4/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो वर्ग के जो अंतः कोण होता है उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लास्ट तक क्लास को देखना, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो आप 100% गलत करके आएंगे क्वेश्चन। गणित थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। गणित पाठ्य पुस्तक आवश्यक है परीक्षा में पास होने के लिए, याद करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए। गणित सभी के लिए आवश्यक है, परीक्षा में पास होने के लिए भी आवश्यक है, कुछ फॉर्मूलास याद करने के लिए भी है और मार्गदर्शन के लिए भी है। कई प्रकार से आवश्यक है गणित। निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार है। निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार है। उपचारात्मक भी है, निदानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 100% आपके 100% ऑब्जेक्टिव सही होंगे। कौन सा ग्रंथ त्रिशक्तिका के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा? गणेश सार। कौन सा? बी हमारा गणेश सार राइट आंसर हो जाएगा। जो गणेश सार है हमारा त्रिशक्तिका के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? मैंने बताया था कि यहाँ से ये दाएं तरफ से जो सबसे दूर होगा उसका स्थानीय मान अधिक होगा, और जो सबसे पास होगा उसका स्थानीय मान कम होगा। तो 8 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे पहले नंबर पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक कहाँ है? ये तीसरे नंबर पे है। तो कहाँ पर है? ये तीसरे नंबर पे है, तो इसका स्थानीय मान सही। मैंने बताया था ना, जैसे आपने कोई भी डिजिट लिखा, 12, 25, 26, 1, तो आप सबसे पहले क्या कर दें? यहाँ से नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7। और जब कम पूछे तो आप कम अंक बताना है, जब आपसे अधिक पूछे तो आपको अधिक अंक बताना है। समझ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विमिमीय आकृति, द्विमिमीय को आपको पता होना चाहिए कि द्विमिमीय यानी कि 2D। तो ये 2D आकृति का उदाहरण है। शंकु तो 3D का उदाहरण है। घनाभ 3D का उदाहरण है। बेलन 3D का उदाहरण है। आयत जो है आपका 2D का उदाहरण है। एक अच्छी पुस्तक, देखो अगर क्वेश्चन में आपको, देखो ये क्वेश्चन में आपको साथ में ये भी देखना है कि 3D का उदाहरण है, ये हमारा 3D का है, ये भी 3D का है। जब आपसे क्वेश्चन 3D पूछेगा तो आपको ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको सारी चीज़ें भी एक ध्यान से देखनी है, ये नहीं कि सिर्फ आंसर ही देखना है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है सरल स्पष्ट भाषा, ये तो विशेषता होती है। पाठ्यक्रम आधारित, ये भी विशेषता होती है। विषय वस्तु का उचित क्रम, ये भी होती है। तो ये सभी जो होती हैं वो एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य सहमागामी क्रिया का उदाहरण है प्रोजेक्ट वर्क, ऋतुलेख, सह अधिगम या बाल सभा। तो क्या है? बाल सभा जो है आपकी पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है? मौलिकता, निश्चितता, शुद्धता। तो उपरोक्त सभी चीज़ें जो हैं गणित की
पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3/4 तुल्य है। 3/4 तुल्य मैंने बताया था, कैसे बताया था, अभी पिछले ही क्वेश्चन करवाया था मैंने। इस आपको काट के देखना है, जैसे यहाँ पे 6/4 आपको ले आके आए, जैसे आपके सामने 6/4 आपको लेके आए, 6/4 इसको काटो, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 3/2, ये तो नहीं बन रहा, इसको काट दो। 9/12 को 3 तिरका 9, 3 चौको 12, ये बन गया हमारा 3/4। ठीक है, 3 तिरका, अच्छा ये तो बन गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9/12। ये कटेगा ही नहीं, ये भी कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/12। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं, है ना। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है त्रिविमीय, तो आपको याद होना चाहिए कि 3D आकृति में क्या क्या आता है, 3D आकृति में क्या आता है, 2D आकृति में क्या क्या आता है। 2D में आपका आयत आ गया, वर्ग आ गया और वृत्त आ गया, ठीक है। और 3D में क्या क्या आ गया, अपना घन आ गया, शंकु आ गया, बेलन आ गया, घनाभ आ गया, छिन्नक आ गया और आपका गोला आ गया, ठीक है। तो आपके 2D में कमी है, आयत वर्ग वृत्त, ये तीनों चीज़ें मुख्यतः इन्हीं के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये भी साथ में पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है त्रिविमीय आकृति के उदाहरण है, क्या है, घन है आपका, त्रिभुज भी लिखना था यहाँ पे, त्रिभुज, त्रिभुज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक। तो उपरोक्त सभी, बाल केंद्रित भी होना चाहिए, क्रिया प्रधान भी होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक भी होना चाहिए। मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है, यह कथन किसका है। कथन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कथन आपको याद रखना है, ये कथन किसका है, स्टीवेंस का। 2 बार वीडियो देखें, कथन आपको याद हो जाएंगे। संख्या 5 का परम मित्र है, संख्या 5 का परम मित्र है, बताइए क्या है संख्या 5 का परम मित्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी है, लेकिन अब आपको ये बताना ही परम मित्र क्या होते, ठीक है। तो वैदिक गणित में क्या बताया गया है, वैदिक गणित में ऐसा बताया गया है कि जो परम मित्र होते हैं, जैसे कि जिन दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है, वे आपस में कैसी हैं, परम मित्र, ठीक है। जिन संख्याओं का योग 10 है वे परम मित्र, जैसे 1 और 9 का 10 है, तो ये संख्याएं दोनों कैसी हैं, परम मित्र हैं। ऐसे ही 2 + 8 हो गया, 3 + 7 हो गया, 4 + 6 हो गया, ये परम मित्र संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको जब कोई भी संख्या का परम मित्र आ जाए, आपको 10 में से घटा देना, जो बचेगा वो 5 आया था, तो 5 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का जो योग होता है वही क्या होता है, परम मित्र होता है। अगला, त्रिभुज के तीनों ओर वायु कितना होता है, 180 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त में कितनी सममिति अक्ष होते हैं। वृत्त में कितने सममित अक्ष होते हैं, बताइए कितने होते हैं, अनंत होते हैं, कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, तो इससे भाई साहब क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बिना कोई पैसा लिए, आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, इसमें मेरा भी पैसा लगता है, लेकिन आप लोग क्या होता है उसको लाइक नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिर आपके लिए ये क्विज लगा रहा है, क्विज आपको तैयार करके दे रहे हैं फ्री में। एमएसजी की स्थापना सन 1980 में कहाँ हुई थी। तो एमएसजी की स्थापना है 1980 में कहाँ हुई थी, अमेरिका में। कहाँ हुई थी, अमेरिका में हो गई, तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई योजना के प्रवर्तक थे। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे, एच सी मॉरिसन। कौन थे, एच सी मॉरिसन। इसके प्रवर्तक थे इकाई योजना के।
अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा पेपर में। इसका क्वेश्चन आंसर क्या था? हागबेन। तो हागबेन गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कौन है? ये किसने कहा था? हागबेन ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञान से ज्ञात की ओर और अज्ञान से ज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि के अग्रसर रहते हैं? कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है, क्वेश्चन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आयत के अनंत कोणों का योग कितना होता है? आयत के अंतः कोण, आयत के अंतः कोण क्या कौन से कहलाते हैं? अंदर वाले कोण, अंतः कोण। ये आयत के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक मॉडल का एक मॉडल का उदाहरण निम्न में से क्या है? मॉडल, मॉडल यानी कि जो बनाते हैं। तो रेडियो नहीं होगा, ये तो श्रव्य यंत्र हैं। तो मानचित्र जो है मॉडल का उदाहरण है। आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का अंतर क्या है? कभी कभी मूल्यांकन, सतत यानी कि रेगुलर, सतत यानी कि रेगुलर मूल्यांकन का अर्थ जो होता है कि रेगुलर मूल्यांकन करना, निरंतर मूल्यांकन करना। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 257 का बीजांक क्या है? बताइए। बीजांक क्या होता है? 2 + 5 + 7, इसको जोड़ दो तो वन डिजिट पे पहुँचना है, वन डिजिट पे पहुँचना है। तो जोड़िए 5 और 7, 5 और 2 7 और 7 7 14, 14 आ गया। इन दोनों को फिर जोड़ दो, 4 और 1 5, क्या आ जाएगा? 5। हमें तो वन डिजिट पे पहुँचना है। ठीक है, क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है वन डिजिट पहुँचना। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 112 का बीजांक क्या है? फिर इसके बाद मैं पूछ लूँ आपसे 4 8 9 का बीजांक क्या है? आपसे मैं ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनका आप हम बीजांक बताएँ। तो सबसे पहले तो अब 112 का निकालेंगे, 2 3 और 4, तो इसका बीजांक तो 4 आ जाएगा। इसका निकालें आप, तो 4 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 और 9 कितने होते हैं? 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 हो गए। 21, अब फिर इसको जोड़ देंगे 2 और 1, तो इसको जोड़ेंगे फिर से, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो बीजांक क्या होता है? बंड उनको अंकों को जोड़ते जाओ और वन डिजिट पे पहुँचना ही बीजांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? 2 से 7 वर्ष। कितने वर्ष में आती है? 2 से 7 वर्ष। तो आपको ये कमेंट में बताना है हमें कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी कहलाती है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। पैटर्न 1 1 2 3 5 8 का अगला पद क्या होगा? बताइए। इसमें क्या हो रहा है? बताइए। एक पहले इसमें 0 जोड़ा, फिर इसमें 1 जोड़ा, फिर इसमें 1 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा। अब इसमें कितना जुड़ेगा? 1 और 1, देखो ऐसा हो रहा है इसमें। इसमें कैसा हो रहा है आपको? ये वाला मेथड नहीं लग रहा। 1 और 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 और 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 और 2 जोड़ा 5 होगा, 5 3 जोड़ा तो 8 हो गया, और 8 और 5 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पीछे वाला अंक जुड़ रहा है, तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसके अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए? किसके अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक होना चाहिए? किसके अनुसार? रेमंड के अनुसार। किसके अनुसार? रेमंड, रेमंड के अनुसार। रेमंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम हेतु वर्ष भर के लिए बनाई गई योजना को क्या कहा जाता है? पाठ्य योजना, इकाई योजना, साप्ताहिक, वार्षिक। क्या कहा जाता है? वर्ष भर के लिए बनेगी तो उसे क्या कहिए? वार्षिक योजना कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? वार्षिक योजना। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को कितने स्तरों पर बांटा गया है?
गणित शिक्षण के उद्देश्य को कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में? 3। तो आपको याद रखना है कितने स्तरों में बांटा गया है? 3 स्तरों में। करके सीखने के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिया सिद्धांत। क्रिया यानी कि करना। करके सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया सिद्धांत। 16 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? मैंने ही बताया था आपको, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। पूरक यानी कि 90 में से घटाना है तो उसका पूरक निकल आएगा। संपूरक यानी कि उसको आपको क्या करना है? 180 में से घटाना है तो आपका संपूरक निकल आएगा। संपूरक पूछ रहा है तो आपको 60 को 180 में से घटा देना है, आपको 120 आंसर आ जाएगा। ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, कथन किसका है? यह कथन है मारीसन जी का। किसका है? मारीसन का है कथन कि जो उत्तम पुस्तक होती है वो शिक्षकों की भी शिक्षक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मारीसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे? इकाई योजना के प्रवर्तक कौन थे? मारीसन। इकाई योजना के प्रवर्तक भी कौन थे? मारीसन भी इकाई योजना के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की है? किसने की है पंच सिद्धांतिका की रचना? बराहमेर ने। किसने की है? बराहमेर ने की है। किसकी रचना? पंच सिद्धांतिका की। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों का विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया कौन सी है? विशिष्ट दृष्टांतों से की सहायता से सामान्य नियमों से विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया कौन थी? आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? एक बेलन में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? देखो, ये हो गया बेलन एक ऐसा, ये कैसा, ऐसा कुछ होता है बेलन। ठीक है, एक पृष्ठ तो एक हो गया, एक पृष्ठ दो हो गया, एक ये पूरा हो गया तो ये तीसरा। कितनी होती है? 3 होती है। इसके अनुसार पाठ्यपुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी सहायक अवश्य होना चाहिए। ये किसका है? लेकान। ये किसने कहा था? लेकान ने कहा था। किसने कहा था? लेकान। लेकान। लेकान ने कहा था ये बात। किसने कहा था? लेकान ने। इसके अनुसार पाठ्यपुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। तो किसने कहा था? ये लेकान ने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेकान। कोई परीक्षण कितनी शुद्धता के साथ मापन करता है? जिस कोई परीक्षण कितनी शुद्धता के साथ मापन करता है जिस उद्देश्य से यह बनाया गया है, यह विशेषता क्या कहलाती है? यह कहलाती है वैधता को, कि वो कितना वैध है, वो परीक्षण कितना वैध है, ये कहलाती है वैधता। अगला प्रश्न। ग्रंथ गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? तो गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? महावीराचार्य ने। किसने की है? महावीराचार्य ने की है। किसकी? गणित ग्रंथ सार संग्रह की रचना। इस विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। किस विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं? इसमें आगमन विधि में। आगमन विधि में क्या दिया जाता है? उदाहरण दिए जाते हैं। पहले देखो, आगमन आपको समझा देता हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें से एक आपका ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है कि पहले आपको बताए जाएंगे उदाहरण, उसके बाद क्या जाएंगे आप? नियम पे। ठीक है, वहीं बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि को पहले आप क्या बताए जाएंगे? पहले आपको नियम बताए जाएंगे और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उदाहरण पर। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि आगमन विधि में पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम पर जाएंगे। निगमन विधि में पहले नियम बताएंगे, फिर उदाहरण पर जाएंगे। तो हम लोग ये याद कैसे रखते हैं कि नियम से और निगमन। ठीक है, तो निगमन में पहले नियम बताए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे याद रखते हैं। एक बार फिर से देख लेना वीडियो, तो आपको रट जाएंगी चीज़ें। और क्विज तो आपको लगा नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं?
तो एक बिंदु जैसे एक बिंदु है तो इससे खींचिए ऐसी 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 अनंत रेखाएं खींची जा सकती, कितनी? अनंत रेखाएं। तो राइट आंसर आपका क्या, डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो ये किसने कही थी बात कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो किसने कही थी इस बात, कही थी गुड्स ने। किसने कही थी? गुड्स ने। गुड्स साहब ने ये बात कही थी। इसके अनुसार शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसने कहा थी ये बात? डगलस ने। किसने कही थी? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दोबारा आया है क्वेश्चन दोबारा परीक्षा में। तो किसके अनुसार शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं? तो ये किसने कहा था? डगलस ने कहा था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डगलस बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलन। अब ये कौन आ गए आपके एक नंबर के एक वाक्य में आपको लिखना है। तो अनुकूलन की दो क्रियाएं लिखें। तो अनुकूलन की दो क्रियाएं संरचनात्मक अनुकूलन और व्यवहारिक अनुकूलन। तो अनुकूलन की दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी संरचनात्मक अनुकूलन और एक है आपकी कौन सी? व्यवहारिक अनुकूलन। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, व्यवहारिक और संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो एक जो है अभाज्य संख्या में नहीं आती, क्योंकि मैंने बताया था अभाज्य संख्या को, आपका अभाज्य संख्या में दो चीज़ों का भाग जाना चाहिए। एक तो स्वयं का और स्वयं का, एक तो जाना चाहिए किसका? स्वयं का, और एक जाना चाहिए एक का। लेकिन एक जो होती है उसमें सिर्फ एक का भाग जाता है। अब स्वयं का भी जाता है लेकिन एक संख्या का भाग जाता है। लेकिन दो जो ऐसी है इसमें दो का भी जाता है और एक का भाग भी जाता है। दो जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी देखने के लिए, वो मतलब जितनी भी आपको सम संख्या मिलेंगी वो सारी भाज्य हैं। जैसे कि 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, ये सारी भाज्य हैं क्योंकि इनमें दो से ज़्यादा नंबर्स का भाग जा रहा है। ठीक है, गणित में शर्त क्या है? गणित में शर्त का मतलब एक ऐसी स्थिति है या नियम है जो किसी समस्या के समाधान या किसी गणितीय कथन के सत्य होने के लिए पूरी होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन कि गणित में शर्त का मतलब एक ऐसी स्थिति या नियम है जो किसी समस्या के समाधान या किसी गणितीय कथन के सत्य होने के लिए पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्या है? शर्त का मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में क्रियाएं गणित में प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। गणित में प्रक्रिया नियमों, सूत्रों और एल्गोरिदम का एक व्यवस्थित क्रम है। जो प्रक्रिया है वो नियमों, सूत्रों और एल्गोरिदम का एक व्यवस्थित क्रम है जो समस्याओं को हल करने और गणना करने में मदद करता है। क्या करता है? समस्याओं को हल करने और गणना करने में मदद करता है। जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी एमपी टेट की ऐसी तैयारी करवाने वाले हैं आपको बिल्कुल फ्री में कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा इसके अलावा। ठीक है, तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, प्रवेश रजिस्टर स्कूल, प्रवेश रजिस्टर है वो क्या है? प्रवेश रजिस्टर स्कूल द्वारा रखा जाने वाला एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसमें नामांकित छात्रों की व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी दर्ज की जाती है। ठीक है, तो प्रवेश रजिस्टर में क्या दर्ज की जाती है? जानकारी दर्ज की जाती है बच्चों की। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का कोई एक सिद्धांत लिखिए। करके सीखने का सिद्धांत या क्रिया का सिद्धांत, ऐसे क्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत गणित शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसमें जो बालक होता है वो करके सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम यानी कि सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नई जानकारी, कौशल सीखता है। तो जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता है और बच्चा कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखता ही रहता है। वो चाहे उम्र में बड़ा होता जाए लेकिन अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को क्या कहते हैं? पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। जो पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है?
स्किनर के अनुसार अधिगम यानी कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसमें बताना है 3 का स्थायी मान कितना है, 3 का स्थानीय मान कितना है। तो इसको कैसे करते हैं अपन? 3/1000 कितना है? देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो ऐसा है, इसको बताता हूँ इसको 2, 2, 5 और ये हुआ अपना 013। इसमें ये पहले नंबर पे फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद नीचे दशमलव कितने अंक हो, दशमलव का लगा दिया नीचे 1, 1, 2, 3 अंक है तो यहाँ पर हमने 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, ये तो बन गया इसका स्थानीय मान। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये ऊपर आ जाता है 0.00, क्योंकि आपको सॉल्व करना आता होगा। जितने जीरो होते हैं, जो 3 जीरो हैं, तो ये बन जाती है संख्या। ठीक है, यहीं पर अगर बात करते हैं हम किसकी, यहीं पे बात करते कि अगर इसके जगह कैसा होता 4025 और 0.312 ऐसा कुछ होता और 3 का फिर पूछा होता। अगर ऐसे में 3 का पूछा होता, सबसे पहले हम लिखते 3, 3 के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो लगाते उसमें 2 जीरो। ठीक है, फिर क्या करना है अपन को, दशमलव कितने लगे हुए हैं, ये 3, 1, 2, 3 दशमलव 1 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 काट देते, 3/10 कितना होता है 0.3, कितना आ जाता 0.3 आ जाता स्थानीय मान। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं और समझा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जोड़ की अवधारणा विकसित करने हेतु किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। तो एक 2 शिक्षण जो अधिगम है, एक तो चित्र आकृतियाँ, गणना फ्रेम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या-क्या है? जोड़ तोड़ उपकरण, एक तो है जोड़ तोड़ उपकरण है, एक है चित्र आकृतियाँ और गणना फ्रेम जो है इसके प्रथम प्रमुख उदाहरण है। इकाई योजना में इकाई शब्द का क्या अर्थ है? इकाई योजना में इकाई शब्द का क्या अर्थ है? इकाई शब्द का अर्थ संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छोटे व्यवस्थित और एकीकृत खंडों में विभाजित करना है। इकाई योजना का अर्थ क्या है? इकाई शब्द का अर्थ है संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छोटे और व्यवस्थित और एकीकृत खंडों में विभाजित करना। गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास हेतु 2 मार्गदर्शी सिद्धांत के नाम लिखिए। तो गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत कौन है? बाल केंद्रितता, यानी कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, पाठ्य वस्तु जो होना चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए और अनुशासन केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुशासन केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपने जो सारे क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 78 क्वेश्चन लिए थे, जो सारे PYQ के बेस्ड थे, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसके बाद जाना है आपको इसके बाद जाना है ये क्विज लगाने आपको। ये क्विज है आपकी, जैसे अभी 35% का आंसर क्या आया था आपका 7/20। वृत्तार्थ का कोण क्या होता है? समकोण, ही हमने अभी लगाया था, एक समकोण। इसके बाद आपको ये लगाना है 1, 4, 9, 16, इसका पैटर्न बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें और यहाँ पे सबमिट करके आपको जो मार्क्स आएंगे वो आपको हमें कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि आपके 65 में से कितने आंसर आए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सब्सक्राइब करना